नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। 24 घंटे हुए हैं राजस्थान की पहली लिस्ट सामने आए हुए और 24 घंटे के भीतर जयपुर से अलवर और चूरू से बीकानेर और तमाम जो राजस्थान के संभाग हैं उनमें बीजेपी के जो लोग इंतजार में थे, जिनको लग रहा था कि उन्हें हर हाल में टिकट मिलेगा, उनका इंतजार जो है वो खत्म हुआ। उनके विधानसभा में दूसरे लोगों के जैसे ही नाम आए वैसे ही विरोध के सुर तेज हो गए हैं। एक एक करके विरोध के सुर जिस तरह से सामने आए हैं, वसुंधरा राजे के कुछ अपने आप को समर्थक और कुछ अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमें तो इसलिए सजा मिल गई कि हम वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मुझे तो राजनीति में कोई और लेकर आए थे। इस तरह की बातें भी अब शुरू हो गई हैं, यानी कि वसुंधरा राजे से लोगों ने कटना भी शुरू कर दिया है जैसे ही लिस्ट से नाम गया है। देखिए, ये राजनीति के रंग है। आज अगले 1 घंटे हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ कि कैसे अब बीजेपी में बागी बगावत दिखा रहे हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, मधु आचार्य जी, वरिष्ठ पत्रकार, सनी सेबेस्टियन जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजेश कटारा कांग्रेस से, नमित जैन बीजेपी से, शत्रुघ्न गौतम जुड़ेंगे हमारे साथ, जो कि केकड़ी से बनाए गए हैं बीजेपी के, चौधरी जो इस वक्त से कैंडिडेट बनाए गए हैं बीजेपी के, संतोष मेघवाल जो जानगढ़ रिजर्व सीट है और वहां से कैंडिडेट बनाए गए। राजस्थान में बीजेपी की 24 घंटे पहले जो लिस्ट आई थी उस पर जो बगावत है, उस पर हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं राजेश कटारा, अमित जैन, सनी सेबेस्टियन जी, मधु आचार्य, श्याम सुंदर शर्मा जी, भागीरथ चौधरी जी और संतोष मेघवाल जी। तो शुरुआत नमित जैन जी आपसे ही करना चाहेंगे। आपने सोचा था, प्रत्याशित था, स्वाभाविक है जो कुछ हो रहा है? जी मीना जी, देखिए, लिस्ट तो निकालनी ही थी और ये भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। इतना बड़ा कुनबा है तो जाहिर सी बात है, हर विधानसभा से 10-10 कार्यकर्ता 12 कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे और सब ये सोच कर चलते कि शायद मेरा टिकट फाइनल हो जाएगा। तो टिकट एक को मिलना होता है और जो सर्वे करवाए गए, जो जिले से नाम आए, और मिलना एक ही कार्यकर्ता को था, एक व्यक्ति को टिकट मिलना था। और जो संगठन की खास बात है कि जो लोग 10 लोग जो दूसरे हैं वो इनका समर्थन करेंगे। देखिए, मनमुटाव होना स्वाभाविक है, ये होता रहता है, इतना बड़ा परिवार है तो हम इसको मान के चल रहे थे और हमेशा से होता है ये, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसको सुलझा लिया जाएगा, बैठ के समझा लिया जाएगा। हमारी जो समिति बनी हुई है और जो प्रदेश के नेता है, राष्ट्रीय नेता है, उन सबसे बात कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। थोड़ा सा शुरू में लगता है, कल जो माहौल था वो आज अलग है और बिल्कुल कल बिल्कुल शांति आ जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में सरकार बनाएंगे। जी मीना जी, सरकार बनाएंगे उससे पहले तो इस तरह के कई अध्याय आएंगे बीच में, और उन्हीं अध्यायों को कैसे पार्टी सुलझाएगी, ये आपने बताया कि कमेटी बनाई है, कैलाश चौधरी उसके अध्यक्ष हैं। तो आने वाले कल इस समय तक 24 घंटे बाद आपका कहना है एकदम शांति हो जाएगी, लेकिन क्या ये जितना स्वाभाविक और जितना सरलता से आप कह रहे हैं उतना ही सरलता से संभव है? राजेश कटारा जी, आप भी मानते हैं? नमित जैन जी ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि ये हर बार हर राजनीतिक दल में चुनाव से पहले जितने लोगों को उम्मीदें होती हैं उनकी सबकी पूरी नहीं होती है और इसलिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी, कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। जिस तरह से इन्होंने 8-8 सांसदों को 7-7 सांसदों को टिकट दिए हैं, उससे क्लियर है कि या तो क्षेत्र के नेता इनके नदारद मिले। इस तरह के 5 साल की जो हमारी जो विधानसभा चली राजस्थान की, जो इनके राजस्थान के नेता थे, क्या वो मुद्दे सही तरह से नहीं उठा पाए या केंद्रीय नेतृत्व को वो स्वीकार नहीं है? अब आप देखिए, वसुंधरा जी इतनी बड़ी नेता है, उनका ही नाम पहली लिस्ट में नहीं है। क्या वो उस पर भी कोई सस्पेंस बना हुआ है क्या? अब आप देखो, जगह जगह से इतनी खबरें आ रही हैं। अभी उनियारा देवली में इतना भयंकर विरोध है विजय भैंसला जी का, वहां के लोग जयपुर के लिए कूच कर चुके हैं। इधर आप देखिए, अनीता गुजर जी 2 बार की विधायक हैं नगर से, वहां बहुत बड़ा विरोध है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रही है। इधर झोटवाड़ा में भी अभी एक मीटिंग रखी गई है, बहुत बड़ी मीटिंग रखी है बीजेपी वालों ने, जो ये विरोधी हैं, जो हमारे क्षेत्रीय जो ग्रामीण के जो सांसद हैं उनके विरोध में मीटिंग रखी है। उसमें भी बड़े प्रखरता से मुखर बोल हो रहे हैं
और इनका बहुत भयंकर विरोध हो रहा है। तो ये इस तरह से इन्होंने दिए। दूसरा क्या है कि अब ये 33% आरक्षण की बात करते हैं, तो वो महिलाओं का 33% आरक्षण के हिसाब से इस 41 सीटों में कहीं दिखा नहीं। जी, कम से कम इनको तो ये मैसेज आपका देना चाहिए कहना था। है, आपका कहना है, आपके मुताबिक राजेश कटारा जी, आपके यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के यहाँ पर ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो स्थानीय नेता जो है वो नदारद थे क्षेत्र से, और इसलिए पार्टी के फैसले पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी में ये बिल्कुल नहीं होगा आने वाले दिनों में जब आपकी लिस्ट जारी होगी, आप ये कहना चाहते हैं? जी मैडम, बिल्कुल। हम क्षेत्रीय नेता को ही टिकट देंगे। 5 साल से जिसने क्षेत्र में काम किया है, चाहे हारा हुआ हो चाहे जीता हुआ हो, जिसने मेहनत की है, हम उसी को ही टिकट देंगे। हमारे यहाँ ऐसी कोई देखने को नहीं मिलेगी इस तरह की चीजें। जी, तो अब जो बीजेपी में दिख रहा है, शायद राजेश कटारा जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पहली बार दिख रहा हो बीजेपी में, इससे पहले न कांग्रेस में कभी दिखा हो, न भूतो न भविष्यति ऐसा हुआ हो। ऐसा ऐसा रिएक्शन राजेश कटारा जी का लग रहा है। शत्रुघ्न गौतम हमारे साथ जुड़े, केकड़ी से उम्मीदवार बीजेपी के बनाए गए। स्वागत है शत्रुघ्न जी आपका। श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जहां नजर डालें वहां से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, और इतने जबरदस्त मिल रहे हैं कि पार्टी को कमेटी बनानी पड़ी है। आपको भी यही लगता है जो नमित जी को लगता है हर बार चुनाव में होता है, स्वाभाविक है, इसे कोई बहुत मतलब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये? मीना जी, क्योंकि ये हारने वाली सीट 2018 में जहां जहां बीजेपी हारी थी, केवल एक जगह की बात कर लें, वहां से तो हारी नहीं थी। हारने वालों को अगर टिकट नहीं दिया है तो पार्टी का तो फैसला है, लेकिन जिस तरह से सांसदों को अगर इन्होंने खड़ा किया है, 7 सांसदों को, एक राज्यसभा से हैं और 5-6 वो दोस्त से हैं, उनको खड़ा करने का मतलब है कि पार्टी ने ये तो सोचा कि सांसद को तो टाइम खत्म होने वाला है और राज्यसभा वाले का भी टाइम खत्म होने वाला है। अगर जीत जाते तो उनका भाग्य, नहीं जीतते तो पार्टी तो जो हारनी है वहां तो वैसे कौन सी जीतनी है, तो क्या सरप्लस वाला मामला है। अगर 10 भी जीत जाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हम तो हारते आए हैं वहां पर। और देखिए जो स्थितियां बन रही है, निश्चित तौर पर देखिएगा, अनीता सिंह की बार बार बात आ रही है। अनीता सिंह तो वैसे बीजेपी की तो मूल रूप से थी नहीं, वो पहले तो जिला प्रमुख बनी थी, तो मधु जी को पता होगा कि वो नाथू सिंह जी जब हमारे पंचायत मंत्री हुआ करते थे, वो कैसे इनको लाए थे, और राइंदर राठौड़ और रोहताश भैरू सिंह जी को लाए थे, साहब बीजेपी में शामिल कर लो। और बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं, जैसे राइंदर राठौड़ भी बीजेपी के नहीं है, आपको पता हो। बहुत सारे लोग जो बीजेपी की नहीं, आजकल बीजेपी को वो कहते हैं हम बीजेपी के हैं और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा काम करें। अब कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। नमित जी, क्या कैलाश चौधरी सक्षम है क्या ऐसी स्थिति को टैकल करने में, और वो कामयाब हो जाएंगे क्या? तो ये बीजेपी ने देखिएगा गंभीर माना है मामले को, और बीएल संतोष यदि जयपुर पहुंचे हैं तो उसका मतलब पार्टी गंभीर, ऐसा नहीं है पार्टी गंभीर नहीं है, क्योंकि पार्टी मान के चल रही है कि हमको सत्ताधारी पार्टी से भिड़ना है। यहाँ राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी चाहे भले केंद्र में हो। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत जो जाते जाते, जब हम आचार संहिता लगने से पहले बहुत कुछ करके दिखाया कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो जो पार्टी में उनके प्रति भी नाराजगी है कि आप अपने आप को मजबूत करने के लिए जो कुछ आपने लास्ट में किया, पूछा तक भी नहीं किसी से, और आप करके आ गए हो। तो देखिएगा, जो अभी कह रहे थे ना राजेश जी, हमारे यहाँ तो बहुत सब कुछ ठीक है। अभी आपको भी बताएंगे कुछ दिन बाद, जब सूची जब जारी होगी ना, तो कई बागी खड़े होंगे, और हनुमान बेनीवाल के पास कौन कौन जाएगा, अभी शत्रुघ्न जी को पता है ज्यादा, क्योंकि शत्रुघ्न जी चुनाव एक बार हार भी चुके हैं। अब क्योंकि ये दमदार रहे वसुंधरा जी के टाइम में, ये आपकी इस बात को दुरुस्त करिए कि मैं हारा नहीं हूँ। 2018 में मैंने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। टिकट नहीं दिया तो वो तो मतलब ही है ना, टिकट नहीं देने का मतलब भी तो वही है। क्यों नहीं दिया आपको टिकट? आपको चलो कोई बात नहीं, आपको टिकट मिला है, अच्छा है। आपको बधाई हो शत्रुघ्न जी। और जो आपकी मैं तो आपके लिए, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप दमदार नहीं हो, लेकिन देखिएगा, आपको हमारे पुराने सांसद रहे हुए रघु शर्मा, आपको पता है, और अब उन्होंने नया जिला भी बनाया आपका, और मंत्री है और प्रभारी से उन्होंने त्यागपत्र देकर के आपके सामने है। आप लड़ेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब हमारे बड़गुजर हुआ करते थे
आपके यहाँ विधायक, तो मैं उस जी, वक्त जी, 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 मैंने जी। अजमेर की राजनीति को बड़ी करीब से देखा, तो आप तो जब जी। छोटे होंगे, और ललित भाटी भी पहले वहां से यहाँ से विधायक रहा है, इससे पहले तो जी, मैंने जी। देखा है, उस केकड़ी को जी, देखा है, जी। और केकड़ी में दशहरा। शत्रुघ्न गौतम जी रघु शर्मा को कितनी बड़ी चुनौती देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश की जो महत्वपूर्ण सीट्स होंगी उनमें से केकड़ी की सीट है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, और साथ ही रघु शर्मा कद्दावर नेता, सांसद रहे अजमेर से, और बहुत बड़ा स्टेक पर है कांग्रेस पार्टी का। हालांकि वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं ना कहीं भीतर घात देने के भी मूड में है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी शत्रुघ्न जी, उससे पहले सनी सेबेस्टियन जी। सनी जी, ये जो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3-4 ज्यादा से ज्यादा पार्टी के कद्दावर जो नेता हैं, जिनको एक्चुअली कैंडिडेचर के लिए क्लेम करने का अधिकार होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इससे ज्यादा होते नहीं है। तो क्या पार्टी के स्तर पर 200 विधानसभा क्षेत्र में जब इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग एक के बाद एक होती है, क्या मुमकिन नहीं है कि पहले इन लोगों से बात करके और पार्टी अपने लेवल पे एकदम क्लैरिटी कर ले कि हम इस विधानसभा क्षेत्र में इस व्यक्ति को उतारेंगे और बाकी सबको जो है शांति से उस व्यक्ति की जीत के लिए काम करना है? नहीं, पार्टी सनी जी। पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रेटजी में ये भी होता है लास्ट मिनट तक कैंडिडेट्स का नाम विथहोल्ड करना। उसमें थोड़ा सस्पेंस होता है क्योंकि राइवल पार्टी भी वॉच कर रहे हैं ना, काउंटर करने के लिए उनके पास भी स्ट्रेटजी होता है। अगर गुजर है तो उस हिसाब से करेंगे, अगर मीना है तो उस हिसाब से करेंगे, ब्राह्मण कैंडिडेट या राजपूत कैंडिडेट है तो हमारे कैंडिडेट उस हिसाब से होंगे। ये सारे स्ट्रेटजीज का पार्ट है और इसलिए पहले बता नहीं सकता। दूसरा, कैंडिडेट्स को लास्ट मिनट तक असेसमेंट चल रहा है और राइवल पार्टी का कैंडिडेट, पॉसिबल कैंडिडेट कौन हो सकता है उस पर भी डिपेंड है और बिठाना पड़ता, कई क्वेश्चंस बिठाना पड़ता और राजी करवाने के लिए भी काफी एफर्ट चाहिए, इसमें टाइम चाहिए। कई बार जो अनाउंसमेंट के बाद जो रिबेलियन होता है, जब जैसे बीजेपी में अभी हुआ है, उसमें थोड़ा और टाइम मिलता है संभालने के लिए। ये भी एक तरीका है। जैसे अर्ली अनाउंसमेंट का एडवांटेज बीजेपी को जो मिल सकता था, इस तरह का रिबेलियन से, मैं ये नहीं कहूंगा रिबेलियन होता ही नहीं है, होता है। रिबल्स तो आएंगे ही, प्रोटेस्ट होंगे ही, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है क्योंकि अनयूजुअल सिलेक्शन हुआ है। एमपीज का जो है इंट्रोडक्शन है, एमपीज को कुछ नहीं जाता क्योंकि उनका कोई लॉस ही नहीं है, तो सिटिंग एमपी से हार गया तो क्या है, वो जाके वापस जाके बैठ जाएंगे। ये तो गाम्बिल है, गेम है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई सालों से इसके लिए काम कर रहे हैं जो पार्टी वर्कर, उनके लिए दिक्कत है। जैसे जयपुर में जो हुआ है, इंटरेस्टिंगली 2 कैंडिडेट्स है जो प्रोमिनेंट लीडर्स, दोनों इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स का जो दामाद है। जैसे नरपत सिंह जी है, यू ऑल नो दैट किसका दामाद है, और राजपाल सिंह शेखावत भी बहुत बड़ा लीडर का जो दामाद है। इस तरह का इसमें रिएक्शन तो होंगे ही, लेकिन ठीक है, जब लोगों ने सोचा कांग्रेस अपना जो सिटिंग एमएलए के टिकट काटेंगे, तो अभी पता नहीं काटेंगे या नहीं काटेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस तरह का स्टार्ट कर दिया। इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा मीनिंग इसमें मेरे ख्याल से संभालेंगे। नरपत सिंह राजवी भैरव सिंह शेखावत के दामाद, उनका टिकट काट के पार्टी ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो परिवारवाद का जो विरोध करती है वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है बल्कि एग्जीक्यूट भी कर रही है। क्योंकि आजकल बीजेपी पे ये आरोप लगने लगे थे कि आप भी परिवारवाद को अपने यहाँ जगह तो देते हैं और पूरे देश में ऐसे नाम भी हैं। तो क्या पार्टी उससे बचने का ये एक प्रयास कर रही है? इसमें और कौन सी स्ट्रैटेजी है? परिवारवाद तो एक मुद्दा है ही, दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो कैंडिडेट हैं खुद नरपत सिंह राजवी, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है एज ए एमएलए, उन्होंने अपने लोगों को कितना काम किए हैं, लोगों से कितनी अप्रोच में है लोगों की, ये भी तमाम जो है डिस्कशन कोर्स में रहे होंगे। मैं मधु आचार्य जी आपके पास आऊं, उससे पहले शत्रुघ्न गौतम जी, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कैसी तैयारी है आपकी रघु शर्मा को चुनौती देने के लिए? नमस्ते मीना जी, आपको इस चैनल पे बुलाने के लिए मेरे को बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। निश्चित रूप से 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी का केकड़ी विधानसभा में कमल खिला था और इस बार भी
केकड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। निश्चित रूप से पार्टी एकजुट है और निश्चित रूप से हम यहाँ एक कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस की अराजकता, कांग्रेस की जिस तरह के कारनामे हैं वो आपको रिजल्ट में 3 दिसंबर को पता पड़ेगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी केकड़ी में विजयी होगी। तो शत्रुघ्न जी, आपको भी चिंता होती है जब आप देखते हैं कि झोटवाड़ा में, विद्याधर नगर में, तिजारा में, नगर में अलग अलग विधानसभाओं में जो पार्टी के मीना भीतर जी, का मीना विरोध जी, है। मीना जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ का हर कार्यकर्ता, हर नेता अनुशासित सिपाही की तरह है। ये कांग्रेस नहीं है। जब 2019 में कांग्रेस की 2018 में सरकार बनी और कांग्रेस के मंत्रियों से कहा गया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें, एक भी मंत्री ने चुनाव नहीं लड़ा। सबने कहा कि कोई दाएं देखे, कोई बाएं देखे। भारतीय जनता पार्टी में यदि किसी बड़े नेता को अध्यक्ष को भी अगर पार्टी की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बना दिया जाता है तो अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है। अगर एक एमएलए को अगर पार्षद का भी चुनाव लड़ाए तो वो तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन है। आप देख सकते हैं कितने निर्णय ऐसे हैं जिसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति दूसरी कार्यकारिणी में प्रदेश के उपाध्यक्ष रहते हैं। शत्रुघ्न जी, वो तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपकी पार्टी बहुत अनुशासित है, आपकी पार्टी में सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विरोध के सुर हम सुन रहे हैं, जो नारे लगाए जा रहे हैं, वो अलवर में भी है, जयपुर में भी है और भी अलग अलग, भरतपुर में भी है, तो वो अजमेर में भी। भारतीय जनता पार्टी में इतने नेता हैं और इतने लोग टिकट मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब कोई भी निर्णय करते हैं तो छोटी मोटी बातें आती है। ये सब चीजें आपको जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होंगे ये कुछ नहीं दिखेगा। कांग्रेस जो सितंबर में टिकट डिक्लेयर करने की कोशिश कह रही थी, बड़े दावे कर रही थी कि हम सितंबर के पहले सप्ताह में टिकट डिक्लेयर कर देंगे, घोषणा कर देंगे, ये नहीं कर पाए। बीजेपी ने उनसे पहले 41 सीटें डिक्लेयर कर दी। तो जरूर कोई निर्णय करेंगे। तो इस भौतिक युग में कहीं न कहीं छोटी मोटी दिक्कत आती है। तो ये जो छोटी मोटी विरोध की आवाज जो आ रही है, जो आपको भी सुन रही है, ये आपको भी चिंतित कर रही है? नहीं, सब जगह होता है, ऐसा नहीं है। पार्टी एकजुट है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सरकार बनाएगी। या आपको 3 दिसंबर को मीना जी हम आपसे बताएंगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी कितने बड़ी बहुमत से, कितने बड़े अंतर से जीतती है। कांग्रेस का जो 5 साल की जो वर्किंग है, नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, आम आदमी हो, व्यापारी हो, हर तबका इस 5 साल के शासन से दुखी है। निश्चित रूप से जनता की, राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है। इस सत्ता परिवर्तन होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा शत्रुघ्न जी, आपको टिकट क्यों दिया पार्टी ने? मैं कार्यकर्ता था, सरपंच से चल के राजनीति में आया। मुझे 2013 में भी दिया और पार्टी ने मेरे को विश्वास जताया। मैं शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यकर्ता को किसी भी लोकसभा का या विधानसभा का टिकट मिल सकता है। ये कांग्रेस नहीं है कि इसमें 3 पीढ़ी को या फिर इनके बाद ये लड़ेंगे, इनके बाद ये लड़ेंगे। या सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति का सर्वे के आधार पे संगठन जिस तरह से सोचता है तो किसी का भी नंबर आ सकता है। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी। जी, सामान्य कार्यकर्ता कैसे विधायक बनेगा ये हम पूछेंगे आपसे, लेकिन मधु आचार्य जी, बीकानेर संभाग में की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो विरोधियों के सुर हैं पार्टी के भीतर, जिन कैंडिडेट्स का नाम आया है डूंगरगढ़ से लेकर दूसरी तरफ, तो किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं सुजानगढ़ तक? मीना जी देखिए, मैं भाजपा प्रवक्ता जी की बात भी गौर से सुन रहा था, गौतम जी की भी बात सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के विरोध के दृश्य पहले नहीं दिखाई दिया करते थे, कम संख्या में दिखते थे। कांग्रेस की तो खैर ये परिपाटी है, दिखते भी थे। कांग्रेस में तो पिछली बार भी कई लोग टिकट के योग्य नहीं माने गए, निर्दलीय लड़े, जीत गए, फिर मुख्यमंत्री के सलाहकार तक बन गए। वहां तो सब कुछ चलता है। लेकिन इस बार जिस तरह से टिकट का वितरण पहली सूची 41 की है, उसमें जिस तरह का असंतोष उभर कर आया है, भले ही न स्वीकारें भाजपा के नेता लोग, लेकिन एक टारगेट बेसिस कुछ टिकट कटे हैं, जिसमें राजपाल सिंह शेखावत को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वसुंधरा जी के मुखर समर्थक थे, वो उनका टिकट काटा गया है। दूसरा, जैसे हमारे बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ की सीट को सबसे पहले घोषित किया गया है, जबकि सिद्धि कुमारी
जो हमारे बीकानेर पूर्व की विधायक है और 3 चुनाव लगातार जीती हैं वो बीकानेर की पूर्व सीट से और बड़े अंतर से जीती है। लेकिन चूंकि वो वसुंधरा राजे की समर्थक समझी जाती हैं तो उनका नाम नहीं है। तो अब बीकानेर में जैसे कयास चलते हैं, लेकिन ताराचंद सारस्वत के बारे में जब उनको कल टिकट मिला, जैसा ये जैन साहब कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक इसलिए नहीं मैं मानता कि जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उनको टिकट मिला, मिलते ही सोशल मीडिया पर बीकानेर में, पर्टिकुलर बीकानेर जिले में वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें गजेंद्र सिंह को टिकट के बाकी 7 दावेदार कह रहे हैं कि आप हम 7 में से किसी को भी टिकट मत दीजिए। इस विरोध को कैसे रोका जाएगा? क्योंकि जहां तक मैं बहुत स्पष्ट बोला करता हूं बतौर पत्रकार, अर्जुन राम मेघवाल जी जो हमारे सांसद कानून मंत्री हैं देश के, उनके और ताराचंद जी सारस्वत के भी संबंध कोई खास अच्छे नहीं है। मैंने नहीं देखा कि कहीं भी उन्होंने रिएक्ट किया हो कि बड़े अच्छे टिकट वितरण हुआ है यहाँ, क्योंकि वो खुद पैरवी करते थे 2 लोगों की, नहीं मिला। लेकिन चूंकि पार्टी के सीनियर लीडर हैं तो वैधानिक रूप से तो उनको भी साथ ही रहना है। लेकिन भीतर जो सुखबुगाहट मुझे दिख रही है डूंगरगढ़ में, ताराचंद सारस्वत वो कैंडिडेट हैं जो पहला चुनाव लड़े निर्दलीय के रूप में 8,000 वोट लेकर गए, दूसरा चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, उस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे। जहां माकपा जीतती है चुनाव, वहां वो तीसरे नंबर पर रहे। उनके जीत के कैंडिडेट और उनका डिफरेंस पिछले चुनाव में 30,000 से भी ज्यादा का है, लेकिन इस बार फिर टिकट मिला। सब जानते हैं कि उनके संघ के नेताओं से उनकी निकटता है। वो पहले देहात भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। उस टिकट का भीतर ही भीतर, जैसी बतौर जर्नलिस्ट मुझे जानकारी है, पूरी तरह से एक विरोध सा है। और डूंगरगढ़ सीट ऐसी है जहां जाट बहुलता है, कई जाट कैंडिडेट भी थे। उसके अलावा एकमात्र कृष्णाराम जी नाई जब जीते थे तो उन्होंने गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण किया था। वो ध्रुवीकरण 2 बार ताराचंद जी नहीं कर पाए, इसलिए पार्टी के लोग उनके टिकट मिलने के बाद जो टिकट के दावेदार थे, 2 दिन से मैं देख रहा हूं, वो मौन है। लेकिन चूंकि एक शालीनता है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक शालीनता होती है, और बीकानेर में पर्टिकुलर है, तो मुखरित होकर नहीं बोल रहे, लेकिन मीना जी वो खुशी भी नहीं जता रहे। यही हालत सुजानगढ़ सीट की है, वहां भी टिकट बदला गया है। सुजानगढ़ में माना जा रहा था कि इस बार वापस टिकट रिपीट होगा, लेकिन नहीं किया गया। इन दोनों के कारण पार्टी जानती है कि उन्होंने क्यों टिकट दिया, सर्वे का आधार क्या था, क्या नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटना, नरपत सिंह राजवी का टिकट कटना, वो जो पार्टी भैरव सिंह शेखावत का जन्म शताब्दी वर्ष मना रही हो, उसकी विरासत के आदमी को टिकट न मिले, और जब ये कह देते हैं कि परिवारवाद के कारण नहीं दिया, तो फिर पहले 3 बार कैसे दिया? वो परिवारवाद नहीं था क्या? या अभी जो टिकट मिले वो परिवारवाद नहीं है क्या? उनमें भी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इससे जो भाजपा के भीतर की गुटिया राजनीति थी, जिसको बाहर से दिखाया गया, जब अमित शाह और जेपी नड्डा आए और होटल ललित में मीटिंग की तो उसे मिटाने की एक बात कही गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टिकट वितरण के बाद वो पूरी तरह से मिट पाएगी, वो धीरे धीरे उभरेगी। श्याम जी ने बहुत अच्छा सवाल किया था, गौतम जी को टिकट मिलने से न तो श्याम जी को ऐतराज है, न मुझे ऐतराज है, न हम टिकट देने वाले हैं। लेकिन आपका भी पिछली बार टिकट काटा गया था और इस बार इनको टिकट दिया गया है, तो नेचुरल है कि जो दावेदार होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कसक होती है। राजनीति साधु संतों का खेल नहीं है, ये कोई सन्यासी लोग नहीं है जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। नेचुरल है, उनके एम्बिशंस होते हैं और उनकी टकराट होती है। लेकिन टिकट वितरण के बाद गुटिया राजनीति भीतर की भाजपा की जो है, जिसे दबाया हुआ बता दिया गया था, मुझे लगता है वो धीरे धीरे उभर कर मीना जी सामने आएगी, और इतनी जल्दी ये असंतोष समझेगा नहीं। आपके हिसाब से ये आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। नमित जैन जी, एक उदाहरण है डूंगरगढ़ का, जिसका यहाँ पर मधु आचार्य जी ने जिक्र किया कि जो बाकी दावेदार थे उन सब ने मिलकर एक सुर में कहा, आप हम में से किसी को भी दे दीजिए, लेकिन ताराचंद सारस्वत को मत दीजिए। ताराचंद सारस्वत के पिछले 2 चुनावों का रिकॉर्ड भी बहुत खराब है, उसके बाद भी पार्टी ने उनका चयन किया।
तो क्या आधार रहा होगा? चयन क्यों किया ये तो आप नहीं बता सकते क्योंकि ये तो तय करने वाले लोग दूसरे हैं। लेकिन आप पार्टी को जानते हैं, क्या आधार रहा होगा? जी मीना जी, देखिए पिछले 5 वर्ष में जो राजस्थान में जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, पूरे 5 साल जनता के बीच रहे, फील्ड में रहे, और जो जो भी जन आंदोलन हुए बड़े, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, या किसी भी तरह का हो, उसमें जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी आहुति दी, दिन रात लग के काम किया, पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम किया, तो उनके नाम लिस्ट में थे और शॉर्ट लिस्ट नाम हुए थे। सर्वे किया गया बाकायदा, केंद्रीय टीम से भी सर्वे हुआ था और राज्य से भी सर्वे हुआ था। इसके अलावा जो सर्वे टीम से नाम निकल कर आए, वो पैनल बने थे 2 से 3 लोगों के, उनमें से किसी एक को जो सबसे बेहतरीन लगा, जातिगत हो चाहे किसी भी तरह से हो, हर तरह के समीकरण देख के लगा इनको टिकट दिया जाना चाहिए, और जो जिताऊ कैंडिडेट हो, हमें सरकार बनानी है, उसको देखते हुए पार्टी को हारना नहीं है। देखिए 10 कैंडिडेट थे, 10 में से 5 आए, 5 से 2 का नाम फाइनल हुआ, 2 में से 1 को दिया गया। और जिस तरह से सांसदों का फीडबैक रहा, जिलाध्यक्षों का फीडबैक रहा, संगठन में और भी लोग हैं, जो स्थानीय विधायक थे या आसपास के जो नेता थे, उनसे फीडबैक लिया गया, बाहर की कंपनियों से सर्वे कराया, उसमें जो नाम निकल कर आया बेहतरीन नाम, उस नाम को पार्टी ने फाइनलिस्ट किया है और फिर उन्हीं को टिकट दिया है। देखिए ये तो जो बात आ रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो दृश्य आज देखने को मिल रहे हैं अगले 7 दिन में नहीं मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको दावा कर रहा हूँ और ये गारंटी दे रहा हूँ कि नहीं होगा, कोई बगावत नहीं होगी। रहता है शुरू में जब लगता है कि हमने 5 साल हमने भी मेहनत करी, सबने करी है, जिनको टिकट मिला है उन्होंने भी करी है, तो एक को ही टिकट मिलना था, उनको मिल गया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे कांग्रेसी मित्र कटारा जी बोल रहे थे, तो मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूँ, जिनके अगर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। सितंबर माह में आपकी लिस्ट आ रही थी, आप कहाँ अटक गए? आप कहाँ अटक गए? सितंबर माह में आपकी लिस्ट आ रही थी। जी, इतनी हर बार क्या जरूरत है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की? जवाब तो देना पड़ेगा मीना जी, ये हम पर पत्थर फेंकेंगे, हम फूल लेकर खड़े हैं, लेकिन जवाब तो देंगे। सवाल ही नहीं पूछा, जो सवाल पूछा उसका जवाब। मीना जी सवाल नहीं पूछा, जवाब देना हमारा दायित्व है। कोई हमारी पार्टी को गाली देगा, हम सुन नहीं सकते, टीवी पर बैठे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे, ये कह रहे हैं इनको जवाब देना मेरा दायित्व है। आपका अनुशासन मैं निभा रहा हूँ, आपने कहा बीच में नहीं बोलना, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा जब नंबर आया मैं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है नमित जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी न्यूज़ 24 की इस छोटी सी अनुशासन को समझने के लिए। तो राजेश कटारा जी, आपकी जो पहली लिस्ट आएगी उस पर बीजेपी के भीतर जो ये घमासान है, तूफान है, उसका असर होगा? उसकी कैलकुलेशन इक्वेशन के बाद निकलेगी आपकी पहली लिस्ट? हमारी जो पहली लिस्ट आएगी उस पर कोई घमासान नहीं होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, हमारी लिस्ट में वही लोग रहेंगे जो 5 साल से काम किया है यहाँ पर। हमारे शत्रुघ्न जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ टिकट मिलने के लिए बधाई दे रहा हूँ मैं। और शत्रुघ्न जी आते ही कांग्रेस को बरसने लग गए। कभी अपने भी देख लिया करो, कितने आरोप लगते हैं, कितने लोग वो करते हैं किसानों के लिए। इन सांसदों ने जो आज मैदान में जा रहे हैं, क्या किसानों का कोई मुद्दा उठाया इन्होंने 5 साल में? क्या कोई जवानों का कोई मुद्दा उठाया इन्होंने? क्या गरीब का कोई मुद्दा उठाया? क्या बेरोजगारी का कोई मुद्दा उठाया? बताओ क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? क्या कांग्रेस को गाली देकर के चुनाव जीतना चाहते हैं? कांग्रेस की योजनाओं के आप एक योजना बता दीजिए जिस योजना के भरोसे आप जाना चाहते हो। आप 4 यात्राएं निकाल चुके, 4 यात्राओं में कोई भीड़ ही नहीं छुट पा रही है आपकी। कितने नारे लग रहे हैं आपके खिलाफ, लोग कितने एकजुट हो रहे हैं। आज वसुंधरा जी 33% आरक्षण की बात करते हो, आज वसुंधरा जी बीजेपी की प्रथम महिला है यहाँ पे राजस्थान में, आज उनका ही टिकट काट दिया गया, उनका ही नाम नहीं है पहली लिस्ट में। क्या हम ये मान लें कि वसुंधरा जी आपके फिट नहीं बैठती, आपकी पार्टी के रीति से नहीं चल रही? क्या वो अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहती है? क्या इसमें लोकतांत्रिक तरीके से कोई आदमी अपनी बात नहीं रख सकता? इस पार्टी में जिसने भी सच बोला है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है, जिसमें कोई कुछ भी बोलता है उसकी सुनवाई होती है 100%, उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता। अभी मेघवाल जी ने, वो कैलाश मेघवाल जी ने बोला अर्जुन राम मेघवाल के लिए कि भ्रष्टाचार की जननी है। ये क्या, ये किनके नेता हैं ये बताइए? इस तरह की क्या है, कांग्रेस का नाम लेकर के बार बार कांग्रेस को गाली दे करके ये सत्ता माना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। रमित जी आप ध्यान रखना, ऐसा मत करना। बात ये है कि आप लोग अपनी अपनी पार्टी की बात करें, वो ज्यादा अच्छा है। सनी सेबेस्टियन जी, पहली जो लिस्ट आएगी
उस पर अभी का जो बगावत का अंदाज बीजेपी के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, जिनके टिकट कटे हैं, उन कैंडिडेट्स जो हैं, कांग्रेस पार्टी में अभी उनमें से कुछ के आने की गुंजाइश भी बनती है क्या अब? आपका कहना ये मतलब जो जिनको टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस में आने का चांस? हाँ जी, वो तो बहुत एडवेंचरस होगा अभी इस तरह का कुछ प्रेडिक्शन करना, लेकिन वो बड़ा फार रीचिंग है ये। इमीडिएटली तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस से एक दो को छोड़ के ज्यादा जो बाकियों में तो इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस का खुद का भी कैंडिडेट्स का जो एस्पिरेंट्स का लिस्ट इतना लंबा है, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्पेशली विमेन कैंडिडेट्स का देखो, इस बार ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से 4 विमेन कैंडिडेट्स को ही बीजेपी ने चांस दिया इस बार आउट ऑफ 41, है ना जी। उस हिसाब से 1/4 है ये 41, मतलब 50 आउट ऑफ 200, तो इसमें 20 से ज्यादा बनेंगे नहीं। 20 का मतलब 200 में 200 में 20 का मतलब क्या होता है? 10% है, 10%, हाँ जी, 10%। कम से कम 20% देने का भी हिम्मत या इस तरह का कंसिडरेशन नहीं रखा है इन्होंने। जो सोफार जो अनाउंस हुआ उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ज्यादा गुंजाइश नहीं है। कितना देंगे? अभी 41 से तो 4 ही दिया है। एक तो ये प्रॉब्लम है, कांग्रेस भी ज्यादा नहीं देंगे पता है, लेकिन हो सकता है इससे स्लाइटली बेटर हो सकता है। लेकिन एक बड़ा जो एस्पेक्ट है, ये पार्टीज अभी भी कोई ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दे रहे महिलाओं को टिकट देने में। तो दूसरा ये जो है, ये वाला जो इसमें जो अभी 41 आया, उस हिसाब से कांग्रेस का कुछ ऑल्टरेशंस तो होंगे ही जरूर, क्योंकि ये बैलेंस करने का तो मौका मिला है, मौका क्यों छोड़े? फर्स्ट अनाउंसमेंट का जो है क्रेडिट नहीं ले पाया कांग्रेस, ठीक है, उस हिसाब से अभी सोच समझ के देंगे फर्स्ट, लेकिन ये सेम लिस्ट थोड़ी देंगे, और कुछ देंगे या इससे ज्यादा देंगे। मान लो 50% दे सकता है, 100 के करीब, इस तरह का है मेरे जो सोचना। और ज्यादा जल्दी भी नहीं है, टाइम है, काफी टाइम है, एक महीने से ज्यादा टाइम है। इसलिए अभी जो लिस्ट फर्स्ट अनाउंसमेंट का रेस तो खत्म हो गया, इसलिए कांग्रेस को टाइम है सोच समझ के देने के लिए, और बीजेपी को टाइम है संभालने के लिए जो रिबेलियन हो रहा है। लेकिन एक चिंता की विषय ये है, एक पैटर्न है, अगर एक पैटर्न है इसमें टिकट कटने का, अगर एक पैटर्न है, वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बीजेपी में। वो आगे भी जाएगा इस तरह का, एक ग्रुप का जो कैंडिडेट्स को विदाउट कंसिडरिंग एनी मेरिट जीतने लायक है, विनेबल कैंडिडेट है, और उनके खिलाफ कोई सीरियस चार्जेस या इनएक्शन का भी चार्जेस नहीं है, डिसिप्लिन का चार्जेस तो बिल्कुल ही नहीं है, इस तरह का टिकट एक पर्टिकुलर कारण से एक ग्रुप में होने की वजह से काट रहे, तो ये सिचुएशन आगे जाके बहुत बहुत बदलेगा पॉलिटिकल सिनेरियो। जी। शत्रुघ्न गौतम जी, आपने गौर से सुना जिस तरफ इशारा सनी सेबेस्टियन जी ने किया है कि जिस पैटर्न पर पार्टी चल रही है, उस पैटर्न से पार्टी क्या संदेश देना चाहती है इस बदले हुए परिवेश में? पूरा राजनीतिक परिवेश बदलने की जो ये कोशिश है, जो प्रयास है, ये जो 41 सीट का अनाउंसमेंट हुआ है, 41 कैंडिडेट का, इसमें करीब 37 और 38 नए कैंडिडेट हैं। मीना जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस नहीं है। अभी राजेश कटारा जी कह रहे थे, कटारा जी प्रवक्ता कांग्रेस, ये अनुशासन की बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है। मैं इनको सितंबर 22 का वाकया याद दिलाना चाहता हूं कि जब 10 जनपद से निर्णय हो गया और विधायक दल की बैठक बुलाई गई, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, विधायक दल की बैठक में विधायकों ने 75 विधायकों ने इस्तीफा लिख के भेज दिया इनके मुंह से। और कांग्रेस पार्टी से अनुशासन की बातें अच्छी नहीं लगती कि क्या है भारतीय जनता पार्टी। इसमें पीढ़ी परिवर्तन निश्चित रूप से दिल्ली से लेके हर स्टेट के अंदर हुआ है। वसुंधरा जी के लिए कह रहे थे, वसुंधरा जी की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। वसुंधरा जी हमारी पार्टी की सर्वमान्य नेता है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वसुंधरा जी को जो पार्टी जिम्मेदारी देती है, आप आपकी बात करो ना,
सचिन पायलट साहब के साथ क्या हुआ? सचिन पायलट साहब के लिए बोलते नहीं, इनको इनकी घर की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से नए चेहरों पे प्रयोग किया जाता है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में पिताजी के बाद बेटा लड़ेगा, बेटे के बाद उनका बेटा लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका दिया जाता है। ये आज की इस युग में, इस भौतिक युग में जहां महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई, तो निश्चित रूप से ये बातें आती है। और जैसे जैसे समय निकलता है, आप ये सितंबर के दावा कर रहे थे कांग्रेस के लोग कि हम सितंबर में लिस्ट निकाल देंगे। निश्चित रूप से सितंबर निकल गया, अक्टूबर का मिड आ गया, आप अभी तक लिस्ट नहीं निकाल पाए। तो दूसरे की बात करने से, आरोप लगाने से नहीं। अशोक गहलोत जी को 48 साल की उम्र में राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था। 156 सीटें आई थी, फिर 156 में 100 कम हो गई, 2003 में वापस 56 आई, फिर आज आपने 2008 में कितनी सीटें आई? आपकी 99 आई, फिर 2013 में आप केवल 21 सीटें आई। तो निश्चित रूप से आत्मचिंतन करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने बेटे को चुनाव अपने बूथ में नहीं जिता पाए। ये आकलन भी करना चाहिए। ये योजनाएं, आज ये मोबाइल फ्री मोबाइल आपने पहले साल में, दूसरे साल में क्यों नहीं दिए? आपको लगा कि हम जा रहे हैं, रेवड़िया बांट दो। आज तक यही करते आए हैं, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चिकित्सा हो। तो ये जो मोबाइल का आपने जिक्र किया है, उसको लेकर जी। एक खबर ये भी आ रही है कि जितनी बड़ी संख्या में मोबाइल बांटने थे, कंपनी को एडवांस पेमेंट दे दिया गया था। कंपनी मोबाइल लेकर बैठी है, लेकिन अब बांट नहीं सकती मीना जी, सरकार। ये सब केवल, ये पारदर्शिता नहीं है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। आपने जैसे नरेंद्र मोदी जी, आज उज्ज्वला योजना का सबके खाते में सीधी सब्सिडी आती है, सीधा पैसा आता है। आपको 6,000 का मोबाइल दे रहे थे, खाते में मोबाइल का पैसा डाल देना चाहिए था ना। क्योंकि टेंडर कहाँ होने थे, किसके होने थे? क्या ये संभव है कि 1,20,00,000 मोबाइल का टेंडर इतना जल्दी होके आपने जिले बना दिए? ये तो हो गई बहुत सारी बात भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की और आपकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता की। लेकिन चुनाव आपको केकड़ी में लड़ना है। वहां जी। नरेंद्र मोदी से ज्यादा आपके कामों पर काम जनता बात करेगी। वहां पर सरकार में रहते हुए मीना रघु जी, शर्मा मैं आपको एक निवेदन करूं, मैं आपको, सुनिए तो जी सही। रघु जी शर्मा ने सरकार में रहते हुए जितने काम इस विधानसभा क्षेत्र में करवाए हैं, आप उनका तोड़ कैसे देंगे? बिल्कुल। ये कार्य धरातल पे क्या है, जो आप एक ही टीम को, राजेश कटारा जी के साथ आप केकड़ी का दौरा करिए। आज भी गांव में रोडवेज की बस के लिए लोग तरसते हैं कि बस ही नहीं चलती। आज कॉलेज खोल दिए, उसमें प्रोफेसर नहीं है, अस्पताल खोल दिए, डॉक्टर नहीं है। ये विकास की बातें जयपुर में और दिल्ली में दिखती है। आप ग्राउंड रियलिटी पे चेक करिए कि निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि क्या विकास की बातें हैं। विकास के दावे हैं, खोखले दावे हैं। निश्चित रूप से 13 में भी ऐसे ही कहते थे कि 2600 करोड़ का विकास है। 13 में भी इंडिया टुडे में आती थी कि नंबर 1 चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। ये सारे सर्वे में, और क्या हुआ? डाक के 3 5 21 सीटें आई। तो निश्चित रूप से ये आप देख लेना, ये विकास के धोखले दावे हैं, विकास की केवल बातें हैं। धरातल पे आज क्या स्थिति है? सबसे ज्यादा आवश्यकता है केकड़ी को अंदर, नसीराबाद केकड़ी देवली 4 लेन की। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर से अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मानते थे, तो ये 4 लेन तो बना देते। ये विकास में आज किस तरह के विकास हैं, ये केकड़ी की जनता जानती है और केकड़ी के आम नागरिक जानते हैं। ये आपको पता चल जाएगा चुनाव में कि निश्चित रूप से विकास दूर देख के, और केकड़ी से लड़ना है। केकड़ी की जनता और केकड़ी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विधायक जी का टेलीफोन करने पे L&T की क्रेन से भी टेलीफोन नहीं उठता। आदमी अपने जनप्रतिनिधि को दुख सुख में 24 घंटे जब चाहिए, जब उपलब्ध चाहिए, उनकी उपलब्धता जनता के बीच में नहीं रही। ये सब जानते हैं, ये कटारा जी भी जानते हैं। इनसे पूछ लो कि कितना, मेरे से ज्यादा जानते होंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से केकड़ी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अजमेर जिले में पहले भी 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और 2023 में भी अजमेर जिले में 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, आप जीते, इसके लिए जनता का साथ आपको मिलेगा। कितना ये समय बताएगा। वोट में जब तब्दील होगी, जो आपकी जितनी वादे हैं या जितनी आप अभी रघु शर्मा को लेकर जितनी बातें कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। राजनेताओं का कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये है कि बीजेपी के भीतर अभी जितने बगावती तेवर दिखाने वाले लोग हैं, अल्टीमेटली उनके पास रास्ता क्या है? प्रेशर तो बना लेंगे, लेकिन नाम तो बदले नहीं जाएंगे। तो उनके पास विकल्प क्या बचेगा?
अब देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल तैयार बैठा है कुछ को लेने के लिए। वो तो तैयार है कि उसके पास तो कैंडिडेटों की कमी है, और वो कितने लेके जाएगा, किस तरह की स्थितियां बनेगी। देखिए अभी भागीरथ चौधरी पर आरोप लगा रहे हो विकास चौधरी के, भाई मेरे को जब जरूरत थी मुझे लेकर के गए थे, अब मेरे को छिटका के बाहर भेज दिया। अब देवजी पटेल की तो पिटाई कर दी बताते हैं बीजेपी कार्यालय में। तो वो कैसी, बहुत सारे, रोहतास शर्मा कह ही चुका है कि मैं जीतूंगा नहीं तो हराने के लिए तैयार हूँ, पहले भी हराया है। अब अनीता और ये शत्रुघ्न जी कह रहे हैं, शत्रुघ्न जी को ये पता ही नहीं कि इनका नया जिला बन गया है। अभी भी अजमेर में 8 सीटें बता रहे हैं शत्रुघ्न जी। अब तो जिला ब्यावर भी बन गया है। आप तो नई बात तो करो, पुरानी बात को भूल जा अजी रहे हो। आप सरकार केकड़ी को जिला नहीं सुन मानते हो, सुन तो लो। आप केकड़ी को जिला मानते नहीं मानते हो? वो देन किसकी है कुछ तो देखो। आप भले अरे ही जीतो, आपको मैं मैं निवेदन नहीं कर कह दूं कि इलेक्शन के हिसाब से अजमेर जिला ही है, आरओ कलेक्टर ही अरे रहेगा। भाई अरे कलेक्टर तो रहेगा, लेकिन कलेक्टर तो अभी आपके पास नया कलेक्टर तो है, आप तो मुलाकात करे होगी। एसपी बैठता तो है ना, अब नया जिला तो बन गया ना। ऐसा करिए फिर आप ऐसा करिए सर कि काउंटिंग केकड़ी में ही करवाइए, अजमेर में नहीं होनी चाहिए अरे काउंटिंग, मेरी अगर आप बात इसको सुनो, जिला वो इलेक्शन की दृष्टि तो ठीक है, इलेक्शन की लेकिन दृष्टि से नया, तो उसी को काउंट करेंगे। भाई जिला मेरा है। कहने का मतलब है कि मैं तो आज तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नया जिला तो बन गया। अब आपको नजर नहीं आ रहा, वो बात अलग है। अब भी आप अपने जिले को, मैं तो नहीं तो कहो हाँ जिला बनाया है मैं फिर भी जीतूंगा, ये तो कह सकते हो। लेकिन आप अजमेर को आज भी जिला घोषित करो, ये तो देखिए अभी 3 जिले को तो मैं मानता हूँ वो नहीं बने, लेकिन आपका नया जिला बना, एसपी बना, कलेक्टर बने, वो नया, अगर वो अशोक बात भी गहलोत सही जी है। को कह देना तो अशोक गहलोत जी को कह दे कि अरे आपकी सुन तो सरकार वापस आ रही है, 200 जिले बना दो तो 200 ही मैं बना देंगे। मैं बताइए आप। सरकार की बात, देखिए मैं तो जीतने हारने की तो बात कह नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नए जिले बनाया है, वो आपको नया जिला भी मिला है, आपको ये बात तो कहनी चाहिए आपको। कोई बात नहीं, आप जीतो, मैं जीतने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। जीतने का तो देख, जनता आपके साथ है तो आप जीतोगे, उनके साथ है वो निश्चित रूप से वो जयपुर से दूर रहे क्योंकि गुजरात के प्रभारी रहे। हाँ वो दूर तो रहे, बात तो सही बात है। उन्होंने देखो चिकित्सा के मामले में तो कुछ किया ही होगा, ये तो मानो कुछ तो दिया होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो मेहनत कर रहे हो कार्यकर्ताओं के बीच में, वो कमी जरूर रखती है उनको, कार्यकर्ताओं को, ये बात सही है। आप जीतो, हम तो शुभकामनाएं देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो विरोध का दृश्य देखने को मिल रहा है, बीएल संतोष को भेजने का मतलब है कि गंभीर स्थिति तो है। अब कितने तरीके से आप उसको निपटा पाओगे, लेकिन ये बात भी सही है। अभी देखिएगा, राजेश जी कह रहे थे पहली सूची में वसुंधरा जी का नाम कैसे हो सकता है, ये तो सूची वही है जहां हारने वालों को दिया है। इसमें देखिएगा उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, 6 लोग तो उनके हैं, मुझे लगता है उनकी सलाह पर 6 लोगों को टिकट दिया है, जो आप बार बार बात आ रही है कि, और देखिए ऐसे लोगों को टिकट दिया है कि मैं तो कह रहा था सीएलसी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का विरोध करते थे, राजेंद्र राठौड़ तो बहुत कहते थे, और मैं कह भी रहा, लाए भी इसलिए है उसको कि फतेहगढ़ से चुनाव लड़ाने के, वो कल परसों 3 दिन पहले कह रहे थे मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं, आप देखिए उनको टिकट दिया है। वो क्यों दिया है तो शत्रुघ्न जी बता सकते हैं। या भामू जो अजमेर में थे, बिजली कंपनी के एमडी भी थे, ये भी जानते होंगे, उनको टिकट दिया है। अब क्यों दिया है ये भी जानते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, और खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके के टिकट दे दिया, और सांवर लाल जी के खिलाफ थे भागीरथ चौधरी, तो भी टिकट है। अब जो लोग जिनको टिकट नहीं मिला है वो कम से कम पीड़ा तो व्यक्त कर ही सकते हैं। और वसुंधरा जी के घर पे जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बाद जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, वसुंधरा जी के घर पर शक्ति प्रदर्शन शत्रुघ्न जी क्यों कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं पता। अब देखिए जिस तरह की स्थितियां बन रही अलग है। अब आप देखिए, आप सतीश पूनिया के करीब रहे, पहले वसुंधरा जी के करीब रहे, अब अलग अलग बात है, किसके कौन करीब हो जाता है, किसके कौन क्या हो जाता है, अच्छी बात है, होना चाहिए किसके जिसके होता चाहिए। लेकिन जो आपने बीजेपी कार्यालय में देखा वो धरातल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए क्या गुट है इनके भी, और किसके गुट चलता है। देखिए आरएसएस का निश्चित रूप से चल रही है, अभी आरएसएस को मनाने की तैयारी की गई। आपने देखा कि अमित शाह को और अमित शाह को और खुद को नरेंद्र ओके अपने जेपी नड्डा को जयपुर आना पड़ा, और फिर उसके बाद देखिए बात नहीं बनी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि बीएल संतोष को जयपुर में रह करके आरएसएस से मिलने के लिए, आपके पास में देखिए विद्याधर वैशाली में मिलने के लिए जाना पड़ा ना आरएसएस से। तो ये सब चीजें हैं कि देखिए अभी जो सत्ता लाने के लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए, करना भी करेंगे भी, क्योंकि आप 18 के दिल में दर्द लेके बैठे हैं कि हम सत्ता अपनी बचा नहीं पाए, क्योंकि वसुंधरा जी ने कहना नहीं माना। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कुछ करना चाहा था 2018 में वो नहीं कर पाए,
उसी का परिणाम है, टिकट भी कट गया, कईयों का कटा, इनका भी कटा जैसे। अब क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है और उसके अनुरूप सब कुछ हो रहा है। जयपुर वालों को, सतीश पूनिया जी को तो पता ही नहीं था कि लिस्ट कब आ रही है, वो तो कह रहे नवरात्र में आएगी, लिस्ट आ गई। इसलिए दिखाने के लिए बातचीत हुई है, लेकिन रणनीति तो निश्चित तौर पर आरएसएस की चल रही है। और मैं मान के चलता हूं कि जो अमित शाह ने 18 का चुनाव में जो कुछ कमियां देखी, जो कुछ करके गए थे, वो सब कुछ धरातल पे उतारना चाहते हैं। वो कितने सफल दोबारा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। हर पार्टी कहती है कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं। अब ये संकल्प पत्र की लेके अभी आकांक्षा रथ लेके गए थे, अब आकांक्षा रथ की कहीं चर्चा हो रही है कि कितने लोग 1.5 करोड़ लोगों से मिल रहे, नहीं मिल रहे, क्योंकि इतना समर्थन जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। परिवर्तन यात्रा में देख चुके कि वसुंधरा जी की क्षेत्र में वसुंधरा जी गायब थी। अब ये कारण क्या है? अब देखिएगा, वसुंधरा जी का जमाना था जब वसुंधरा जी को पूछा जाता था, अब वसुंधरा जी का जमाना नहीं है, अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जमाना है। क्योंकि अभी तो चेहरों के ऊपर लड़ाई बाद में होगी। आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ रखा है ला करके। अब देखिए, सांसदों को टिकट देने का मतलब, शत्रुघ्न जी आप भी जानते हैं कि आपकी स्थिति कितनी कमजोर है, क्योंकि सीटें जीत नहीं पा रहे हो, इसलिए सांसदों को लाना पड़ता है। सांसद कोई तैयार नहीं है, और जब कह रहे अरे सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनका भाग्य नहीं। विधानसभा क्षेत्रों में मैं एक लाइन और कहना चाह रहा, नहीं मैं एक लाइन, मीना जी एक लाइन कह रहा था, भाग्य अगर जीतेंगे तो भाग्य बनेगा सांसदों का, नहीं तो वो तो पैदल हो गए। अब उनको ना तो सांसद का टिकट भी नहीं मिलने वाला आगे, वो तो फिर गए काम से। इसलिए उनको कहा जीत के आओ, अब दिखाओ। मोदी जी के नाम पे जीते थे, अब जीत के दिखाओ, क्योंकि मोदी जी का तो नाम अब नहीं है राजस्थान में। अब मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ाई हो रही है, ना टिकट दिया जा रहा है। कमल के निशान, हर बूथ पे कमल जीतना चाहिए, तो मोदी जी खुद कह गए। तो इसलिए मोदी जी का नाम बदनाम नहीं हो जाए, क्योंकि 2024 में हमको लोकसभा का चुनाव लड़के देश में वापस से प्रधानमंत्री बनना है। इसलिए देखिए, और वसुंधरा जी 1 साल छोटी हैं, वो कह रही है मुझे तो मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दे रहे हो, आप 1 साल बड़े हो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। तीसरी बार है, अंदर आंतरिक कलह होता है, उसको दो राय नहीं, वहां पे भी है तो यहाँ पे भी है। वो कलह दिखेगा, और दिखेगा कैसे दिखेगा? आपको गजेंद्र सिंह शेखावत को 85 दिन तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया। अब कहीं गजेंद्र जी को चिंता हो रही है कहीं मुझको मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा तो नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो निर्णय ऊपर से होता है, और ये कहते हैं कार्यकर्ता है, कहना मानना पड़ेगा। अब कहना कितना चलेगा? अब अशोक जी को हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। वसुंधरा जी को क्या आप भी जाओ लड़ो? नहीं, उनका मैं तो बहन भाई का रिश्ता निभाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पर, उन्होंने साफ मना किया। तो अब ये है, देखिएगा कितना क्या है। अब देखिए, बीजेपी में विरोध है, कांग्रेस में भी विरोध आएगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस सहजता से कह रहे, हर चुनाव में देखने को मिलता है, हर राजनीतिक दल में देखने को मिलता है। सवाल तो इस वक्त ये है कि ये जो विरोध दिख रहा है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इसका चुनाव पर इसका असर क्या होगा। बीजेपी के भीतर ये जो गतिरोध दिख रहा है, जो गुटबाजी नजर आ रही है, ये आने वाले दिनों में किस रूप में आगे बढ़ेगी? बीजेपी इसे डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, जैसा कि नमित जैन जी का कहना है। अभी तो कालीचरण सराफ और उनके मोहन गुप्ता, और अभी तो वो तो आए ही नहीं है जहाँ विरोध की स्थिति। ये तो अभी विरोध, ये तो पहला विरोध है। अभी जब सूची दूसरी आएगी, जो जीतने वाले हैं और जिनको नहीं मिल पाएगा वो विद्रोह ज्यादा करेंगे। अभी तो कुछ हुआ ही क्या है? जी, तो अभी तो इंतजार करना, लेकिन जो हुआ है उसी का जो असर दिख रहा है, और उसका जो पूरे प्रदेश में परिणाम दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है, नारों में दिख रहा है, नेताओं के बयानों में दिख रहा है, वो सब जो है। मधु आचार्य जी, बस आखिरी सवाल आपसे लूंगी। मधु जी, बात ये है कि जो बीकानेर की तस्वीर आपने दिखाई है, उसमें एक बात तो ये समझ में आती है कि वसुंधरा राजे के समर्थक जो हैं, उन लोगों को दरकिनार किया गया। ये ओवरऑल पिक्चर पूरे प्रदेश की उसमें नजर आती है। एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि काफी संख्या वसुंधरा राजे समर्थकों की इस लिस्ट में है भी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। 17-18 नाम ऐसे हैं, 41 में जो वसुंधरा खेमे से जुड़े हुए हैं। ये भी बात है। तो ऐसे में ये एक फैक्टर है, इसके अलावा बाकी फैक्टर्स और क्या है मधु आचार्य जी? दरअसल राजनीति में पब्लिक परसेप्शन बड़ा काम करता है, और परसेप्शन की बात यह है कि जो खुलकर वसुंधरा राजे के समर्थक थे और बोला करते थे, श्याम जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। अभी कालीचरण सराफ आएंगे, अभी अशोक परनामी आएंगे, अभी प्रहलाद गुंजल आएंगे, अभी यूनुस खान आएंगे, तो ये सुना कितना विस्तार लेगा।
मैं कोई बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो हालात बता रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड पे जैसा कह रहे हैं गौतम जी के मेरे केकड़ी के ग्राउंड की हालत ये है, तो हम भी देख रहे हैं कि हमारे इन संवाद में ग्राउंड की हालत ये है, महसूस हो रहा है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया है। सबको महसूस होता है ये उनके समर्थकों को। इसका ओवरऑल इफेक्ट आएगा। मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में 6 चुनाव कराए हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी इस तरह के असंतोष कम देखे। आप देखिए कि विजय बैंसला के टिकट के खिलाफ सबसे पहले लोग आए, लेकिन तब तक जयपुर में रहते हुए भी राजपाल सिंह के समर्थक नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तेज प्रदर्शन किया, राजपाल सिंह के समर्थक भी आगे प्रदर्शन करने लग गए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये असंतोष बढ़ता जाएगा। बहुत श्याम जी की बात से सहमत हूं, बीएल संतोष का आना कोई सामान्य बात नहीं है। आपने एक कमेटी बना दी कैलाश चौधरी के नेतृत्व में, और आपने गौर नहीं किया होगा, अर्जुन राम जी का बयान ये था कि ये कमेटी प्रतिदिन सुबह 10 बजे मीटिंग करेगी। मतलब हर दिन की वर्किंग है असंतोष को तामना। इसका अर्थ कि पार्टी भी मानती है कि हम जिस तरह से टिकट वितरण कर रहे हैं ये असंतोष पनपेगा। लेकिन मीना जी, मेरी राय है, मैं तो मानता हूं कि ये जो असंतोष पहली लिस्ट से शुरू हुआ है ये अभी आगे जाएगा। उसको जितना थामेगी भाजपा उतना लाभदायी रहेगी। ये भाजपा के हित की बात कह रहा हूं। लेकिन इस असंतोष को रुकता हुआ मुझे तो कहीं अभी ये नजर नहीं आता। हर लिस्ट के साथ ये थोड़ा विस्तार पाता जाएगा। जी, तो कल भाजपा जिस लिस्ट को जारी करके पहले बढ़त लेती हुई नजर आ रही थी कि लंबे समय से दावा कांग्रेस कर रही थी कि लिस्ट जल्दी उनकी तरफ से आएगी, 2 महीने पहले लिस्ट आनी चाहिए, इस तरह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। लेकिन कल 24 घंटे पहले और 26 घंटे पहले जब लिस्ट सामने आई थी, तब बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को कि हमने बढ़त ली है, हमने पहले लिस्ट जारी की है, कैंडिडेट्स अपनी तैयारी कर ले। लेकिन जैसे ही लिस्ट आई है सामने, उसके 24-26 घंटे में ही असंतोष दिखने लगा है। और आप सबकी बात को जाने समझें तो ये असंतोष आने वाले समय में बढ़ेगा जैसे और लिस्ट आएगी। तो ये स्थिति जो है वो बीजेपी के लिए चिंताजनक है, और इस चिंता को बीजेपी ने भांप भी लिया है। इसीलिए बीजेपी ने कमेटी बनाई है और हर दिन 10 बजे से कमेटी में आ जाइए। जिनको विरोध बगावत के जो सुर है उनको ठीक करना है, तो चेक बैलेंस लगातार चलेगा। काफी दिलचस्प माहौल आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में नजर आएगा। और ये जो असंतोष और जिस तरह की स्थिति बीजेपी की लिस्ट से आ रही है, उसका कांग्रेस की लिस्ट पे कैसा असर दिखेगा, ये भी आने वाले कैंडिडेट्स के नाम से स्पष्ट होगा। बहरहाल कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। हमारे दर्शक, राजस्थान की जनता, हमारे पैनलिस्ट से अगर कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे पैनलिस्ट से आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।